हेलो फ्रेंड्स, आज उड़ान झारखंड सार संग्रह का एक नया पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है पार्ट नंबर 8 झारखंड की अर्थव्यवस्था। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 64 जो है झारखंड की अर्थव्यवस्था का परिचय। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है कि जो देश में टोटल खनिज संसाधन है उसका लगभग 40% जो खनिज मिलता है वो कहाँ से है? झारखंड राज्य से है। झारखंड राज्य में ही मिलता है और इसी वजह से इतना ज़्यादा मात्रा में खनिज संसाधन रहने की वजह से झारखंड की भूमि को रत्नगर्भा भी कहा जाता है। या फिर कौन से एरिया को रत्नगर्भा कहा जाता है? तो यहाँ पे जो छोटा नागपुर वाला एरिया है वहाँ पे खनिज संसाधन की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इसी वजह से छोटा नागपुर वाले क्षेत्र को रत्नगर्भा भी कहा जाता है। खनिज संसाधनों की प्रचुरता बहुत ज़्यादा है यहाँ पे झारखंड में। इस वजह से इसकी तुलना जो है वो जर्मनी के जो एक रूर प्रदेश है, एक जगह का नाम है रूर प्रदेश जो जर्मनी में है, उससे इसकी तुलना की गई है, झारखंड का तुलना। और बस कारण यही है कि जर्मनी का जो रूर प्रदेश है वहाँ पे भी खनिज संसाधन बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिस तरह से यहाँ झारखंड में खनिज संसाधन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और इसी वजह से झारखंड को एक दूसरा नाम से भी जाना जाता है जो कि है भारत का रूर। तो झारखंड को क्या कहा जाता है? भारत का रूर भी कहा जाता है। और झारखंड की भूमि को क्या कहा जाता है? रत्नगर्भा भी कहा जाता है। या फिर कोई जगह पूछेगा झारखंड में कौन सी जगह की वजह से, तो छोटा नागपुर वाले क्षेत्र को भारत का रूर कहा जाता है, या छोटा नागपुर वाले क्षेत्र की वजह से झारखंड को रत्नगर्भा भी कहा जाता है। और जो भारतीय खनन ब्यूरो है उसके अनुसार देखा जाए तो कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं झारखंड में? तो 58 टोटल जो है 58 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं झारखंड में। और जो अर्थव्यवस्था है उसका मूल आधार क्या है झारखंड में? तो अर्थव्यवस्था यानी इनकम का मूल आधार जो है यहाँ की खनिज संसाधन है। और खनिज संसाधन से जुड़े या इस पर जो निर्भर उद्योग धंधे हैं, इन दोनों चीज़ों से खनिज संसाधन और इससे जुड़े हुए जो भी उद्योग है, फैक्ट्रीज वगैरह है, तो इससे ही इनकम ज़्यादातर होता है। यानी अर्थव्यवस्था का जो मूल आधार है वो खनिज संसाधन है और उस पर निर्भर उद्योग धंधे। और कई प्रमुख औद्योगिक शहर है झारखंड में, जैसे कि जमशेदपुर, रांची, बोकारो, धनबाद। ये प्रमुख रूप से औद्योगिक शहर है। प्रमुख औद्योगिक शहर 4 ही है: जमशेदपुर, रांची, बोकारो और धनबाद। नेक्स्ट है देश की जो औद्योगिक दृष्टिकोण है उसके हिसाब से झारखंड का प्रथम स्थान। तो पहला क्वेश्चन है, देश का प्रथम उर्वरक कारखाना। पूरे देश में, भारत में देखा जाए तो पहला उर्वरक कारखाना जो है वो झारखंड में ही है, जो कि धनबाद जिले के सिंदरी नामक स्थान में है। पहला उर्वरक कारखाना सिंदरी, धनबाद। उसके बाद पहला यदि लो इस्पात उद्योग पूछेगा देश में वो भी, तो ये जमशेदपुर में ही है जो कि पहला लो इस्पात उद्योग है। तीसरा है एशिया की सबसे बड़ी कोल वासरी। तो ये कहाँ पे है? पूरे एशिया में ये पूछा है। देश भारत के अलावा भी उससे बाहर भी पूरे एशिया में यदि पूछा जाए तो सबसे बड़ा कोल वासरी जो है वो चतरा जिले में है। चतरा जिले के पीपरवार नामक स्थान पे है। पहले क्या था? बोकारो का करगाली जो है वो सबसे बड़ा कोल वासरी था। कोल वासरी मतलब वासरी यानी कि धोने वाला, कोल कोयला को धोने वाला जो फैक्ट्रीज रहती है, वो सबसे बड़ा जो कोल वासरी है एशिया में वो है पीपरवार, जो कि चतरा जिले में स्थित है। और देश का यदि पहला कोल वासरी पूछेगा तो रामगढ़ जिले में है। रामगढ़ जिले के घाटो नामक स्थान में देश का पहला कोल वासरी है। और देश का पहला मीथेन गैस कुआं कहाँ पे है? तो ये पर्वतपुर है, बोकारो जिले में स्थित है पर्वतपुर। वहाँ पे देश का पहला मीथेन गैस कुआं स्थित है। लो इस्पात उद्योग जो है देश में सबसे पहले जमशेदपुर में, लेकिन ये हुआ था 1907 में इसकी स्थापना हुई थी। जो लो इस्पात उद्योग टिस्को नाम का जो फैक्ट्री है, कंपनी है, वो जमशेदपुर में है और वो लो इस्पात उद्योग है। और उसकी स्थापना 1907 ईस्वी में हुई। उससे पहले जो पहला प्रयास किया गया था लो इस्पात तैयार करने का, पहला प्रयास जो है वो 1779 ईस्वी में भी किया गया था। 1779 ईस्वी में पहला प्रयास किया गया था। और कहाँ पे? तो धनबाद जिला के झरिया नामक स्थान पे किया गया था। धनबाद जिले के झरिया नामक स्थान में।
उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक समीक्षा जो है 2022-23। दो वर्ड है, एक है आर्थिक समीक्षा और एक है बजट। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। आर्थिक समीक्षा समीक्षा जो होता है ना वो एक साल पहले का, अभी जैसे कि 23 चल रहा है तो 22-23 का देखा जाता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है और वही उसका डाटा 22-23 का जो पार हो गया वो बताता है। लेकिन जो बजट होता है ना, अगले एक साल में वो क्या क्या किस चीज़ में कितना खर्चा करेगा वो सारा डिटेल रहता है बजट में। तो यहाँ पे 22-23 आर्थिक समीक्षा उसके अनुसार देखा जाए तो सकल राज्य मूल्य वृद्धि यानी GSVA ग्रोस स्टेट वैल्यू एडेड, इसमें जो द्वितीय क्षेत्र है उसका योगदान कितना प्रतिशत है, तो द्वितीय क्षेत्र का योगदान 33.6% है। और ये द्वितीय क्षेत्र का मतलब जो अर्थव्यवस्था है वो 3 क्षेत्रों में बटा हुआ होता है। एक प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीय क्षेत्र और तीसरा तृतीय क्षेत्र होगा। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर होता है। तो जो पहला सेक्टर है, प्राथमिक सेक्टर जो है उसमें कृषि और उससे जुड़ा हुआ क्षेत्र आता है। और यहाँ पे द्वितीय क्षेत्र पूछा, द्वितीय क्षेत्र का मतलब उद्योग से रिलेटेड है। दूसरा है उद्योग और उससे जुड़ा हुआ जो क्षेत्र रहेगा उसमें योगदान कितना रहेगा, कितना था, तो 33.6% योगदान था द्वितीय क्षेत्र यानी उद्योग के मामले में। और तीसरा तो टर्सरी, वो जितने भी प्रकार की सेवाएं होती है वो सारा आ जाता है टर्सरी सेक्टर में यानी तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत। उसके बाद नेक्स्ट है जो राज्य में प्रमुखतः खनिज आधारित उद्योगों का विकास हुआ है जिनमें कि टाटा स्टील है यानी टिस्को, जो कि पुराना नाम है टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को, और जो कि अभी नया नाम उसका क्या है, टाटा स्टील। और दूसरा है टाटा का ही कंपनी जो कि है टाटा टेल्को, जो है टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी टेल्को, जो कि अभी नाम है उसका टाटा मोटर्स। और उसके बाद प्रमुख में और एक है सिंदरी फर्टिलाइजर्स एंड ये तीसरा सिंदरी फर्टिलाइजर्स। चौथा में है HEC जो कि रांची में है हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन HEC, ये प्रमुख है जो कि खनिज पर आधारित उद्योग है, इसका विकास हुआ है। चार देखे क्या क्या, एक टाटा स्टील, दूसरा टाटा मोटर्स, तीसरा है सिंदरी फर्टिलाइजर्स और चौथा है HEC रांची, ये प्रमुख है। नेक्स्ट है उत्पादित खनिजों में झारखंड राज्य में जो खनिज उत्पादन हो रहा है उसमें लौह अयस्क, मैंगनीज, कोयला और डोलोमाइट, ये इनकी बहुलता है। और जिन्होंने लौह इस्पात उद्योग के विकास हेतु मजबूत आधार जो है वो प्रदान किया है। तो जो उत्पादित खनिज है उसमें क्या क्या है, लौह अयस्क, मैंगनीज, कोयला और डोलोमाइट, इसकी बहुलता है। राज्य में तांबा, गंधक, एस्बेस्टस, बॉक्साइट, अभ्रक, यूरेनियम आदि खनिजों के उत्पादन के कारण जो उद्योग हुआ है वो है तांबा उद्योग, विद्युत संयंत्र उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग, इनका भी विकास संभव हुआ है। तो तांबा उद्योग हो, विद्युत संयंत्र उद्योग हो, एल्युमिनियम का उद्योग हो, इनमें जो विकास संभव हुआ है किसकी वजह से हुआ है, क्योंकि झारखंड राज्य में तांबा, गंधक, एस्बेस्टस, बॉक्साइट, अभ्रक और यूरेनियम जैसे खनिजों का उत्पादन हुआ है, जिसकी वजह से इन उद्योगों में विकास संभव हुआ है। नेक्स्ट है परिवहन और संचार के साधनों हेतु सड़क, रेल और वायु मार्ग का विकास किया गया है झारखंड राज्य में। तो झारखंड राज्य में परिवहन यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किस किस चीज़ का विकास हुआ है, रेल का, वायु का, ये दो, सड़क का, सड़क मार्ग, रेल मार्ग और वायु मार्ग का विकास किया गया है। उसी तरह से संचार के साधनों हेतु यानी संचार क्या हो रहा, इंटरेक्शन होना, अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाना, इस तरह से ये संचार है। तो ये सब भी कैसे हो रहा है, सड़क, रेल और वायु मार्ग के विकास करके झारखंड में ये सब, इनके लिए ये सब चीज़ों में विकास किया गया है, रेल मार्ग, सड़क मार्ग और वायु मार्ग में। उसके बाद राज्यों में अधिकांश नदियां जो है वो कौन से क्षेत्रों से प्रभावित होती है, तो ज़्यादातर नदियां जो है वो पहाड़ी क्षेत्रों से प्रभावित होती है और जिसके कारण यहाँ पे जल परिवहन का विकास संभव नहीं हो पाया है। यहाँ पे किसमें विकास हुआ है, सड़क में, रेल में और वायु मार्ग में, इन तीनों मार्ग में तो विकास हुआ है, लेकिन जल मार्ग में
यहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ, जल परिवहन में कोई विकास नहीं हुआ है, संभव नहीं हो पाया है, क्योंकि यहाँ पे किस तरह का क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है, और ये अधिकांश नदियाँ जो है वो पहाड़ी क्षेत्रों से ही प्रवाहित होती है, बहती है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो जल परिवहन है उसमें कोई भी विकास नहीं कर पाया गया है। नेक्स्ट, एकमात्र जो नदी है जो कि बरसाती नदी है वो है मयूराक्षी नदी। एकमात्र नदी मयूराक्षी नदी है जो वर्षा के दिनों में जल परिवहन हेतु उपयुक्त दशाएं प्रदान करती है। उसके बाद वनों की यहाँ पे प्रचुरता है, वन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वन से आधारित उद्योग का विकास भी हुआ है यहाँ। जैसे कि वन आधारित जो उद्योग है, जैसे लकड़ी उद्योग हो गया, कागज उद्योग हो गया, लुगदी उद्योग हो गया और लाह उद्योग, ये इम्पॉर्टेंट उद्योग है जो कि वन आधारित उद्योग है, इनमें भी विकास हुआ है वनों की प्रचुरता के कारण। नेक्स्ट, ऊर्जा संसाधन के रूप। यदि झारखंड में देखा जाए ऊर्जा संसाधन के कितने रूप मौजूद है, उपलब्ध है, तो मेन रूप से कोयला और जल की उपलब्धता है, जिसकी वजह से एक तो कोयला से क्या होगा, थर्मल पावर प्लांट होगा जो तापीय उद्योग होता है, तापीय पावर प्लांट होता है, और दूसरा है जल यानी हाइड्रो पावर प्लांट। तो ये दो जो पावर प्लांट है इसकी संभावना है यहाँ पे, क्योंकि ये दो ऊर्जा संसाधन यहाँ पे उपलब्ध है। और इसके अलावा बाकी जो जैसे कि न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया या फिर सोलर पावर प्लांट हो गया, वो सब शेष संसाधन जो है वो बहुत ही नगण्य मात्रा में उपलब्ध है। ऊर्जा के जो दूसरे संसाधन है वो बहुत ही नगण्य मात्रा में, ना के बराबर यहाँ पे उपलब्ध है। तो मेन रूप से ऊर्जा संसाधन के लिए क्या क्या उपलब्ध है, कोयला और जल है। उस राज्य की जो कुल स्थापित विद्युत क्षमता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की जो कैपेसिटी है, विद्युत क्षमता, वो कितनी मेगावाट है, तो 2735 मेगावाट है। और जो राज्य में जितने भी कुल विद्युत क्षमता है स्थापित है उसका 55% जो है वो केंद्र सरकार के पास स्वामित्व रहता है और 20% राज्य सरकार के पास स्वामित्व रहता है, और जो निजी कंपनियां हैं यानी कि प्राइवेट कंपनीज जो है वो उसके पास बस 25% का ही पास रहता है। पशु जनगणना जो कि 2019 में हुआ है, जो कि 20वीं नंबर की पशु जनगणना है 2019, उसके अनुसार झारखंड राज्य में मवेशियों की कुल संख्या कितनी है, तो मवेशियों की कुल संख्या जो है वो 23.6 मिलियन है, 23.6 मिलियन। और ये कहाँ से लिया गया ये डाटा, ये यहाँ पे दिया हुआ वेबसाइट, इससे इस डाटा को लिया गया है। नेक्स्ट, प्रति व्यक्ति जो दुग्ध उपलब्धता है झारखंड में वो 2019-20 में 182 ग्राम प्रतिदिन है। तो प्रत्येक व्यक्ति में दूध उपलब्ध होना 2019-20 के डाटा के अनुसार तो 182 ग्राम हर दिन प्रतिदिन ये उपलब्ध होता है, ये डाटा है। और जो एक है रांची में डिज़ाइन इंस्टीट्यूट, जिसकी स्थापना करने का प्रस्ताव रखा गया है। रांची में डिज़ाइन इंस्टीट्यूट की स्थापना जो है वो प्रस्तावित है, यानी उसका प्रस्ताव रखा गया है। किसके सहयोग से ये बनाने वाले हैं, तो अहमदाबाद के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन के सहयोग से इसकी स्थापना का प्रस्तावित रखा गया है। नेक्स्ट, सिल्क पार्क, रेशम पार्क, इसकी स्थापना भी करना है। इसके लिए भी जो प्रस्ताव है वो कहाँ पे है, रांची और खरसवा में सिल्क पार्क की स्थापना का प्रस्ताव है। उसके बाद प्लास्टिक पार्क, इसकी स्थापना कहाँ पे की गई है, तो प्लास्टिक पार्क की स्थापना देवघर में की गई है, देवघर में प्लास्टिक पार्क। उसके बाद हजारीबाग में एक स्थित है पुलिस प्रशिक्षण केंद्र, उसको अपग्रेड करके पुलिस एकेडमी बना दिया गया है और ये राज्य सरकार की योजना है, राज्य सरकार की योजना के अंतर्गत आ रहा है। हजारीबाग में पुलिस प्रशिक्षण केंद्र को अपग्रेड करना है और पुलिस एकेडमी में उसको अपग्रेड करना है। नेक्स्ट, रांची में इन्वेस्टिगेशन ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना हो, इसका भी एक प्रस्ताव रखा गया है। किस उद्देश्य से, तो अपराध अनुसंधान हेतु ये रखा गया है और प्रशिक्षित बल तैयार करने के उद्देश्य से रांची में इन्वेस्टिगेशन ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना का प्रस्ताव है। उसके बाद झारखंड आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार 2022-23 में राज्य की जो आर्थिक संवृद्धि दर है यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो है वो 8.5% अनुमानित है। 22-23 का कितना है, 8.5%, वो भी क्या, आर्थिक संवृद्धि दर। और वही चीज़ यदि उसके पीछे चले जाए तो 21-22 में चले जाए
तो उस टाइम पे 7.6% था। आर्थिक समृद्धि दर 7.6, 21-22। उससे और पीछे एक साल चले जाए, यानी कि जब कोरोना समय चल रहा था 2020-21 के टाइम पे ये नेगेटिव में चला गया था 5.6%। बट ये क्या है, नेगेटिव में, ये बहुत ही कम हो गया था ये आर्थिक समृद्धि दर। अभी जो अभी 22-23 का है, इसमें कितना है, कितना था, तो 8.5 8.5%, और 21-22 का 7.6%, 20-21 का -5.6% अनुमानित है। जो प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 2022-23 का देखा जाए, प्रति व्यक्ति आय कितना अनुमान लगाया गया है, 86,060 रुपया। 86,060 रुपया प्रति व्यक्ति इनकम, ये अनुमान लगाया गया है 2022-23। उसके बाद प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से यदि देखा जाए तो झारखंड का स्थान पूरे भारत में कितने नंबर पे है, तो पूरे भारत में ये 26, टोटल 28 ही राज्य है, उसमें से 26 नंबर पे है। यदि इनके इनकम को देखा जाए, प्रति व्यक्ति आय को, तो कितना पीछे है, गरीबी कितना ज़्यादा है, इससे पता चलता है। तो झारखंड का स्थान भारत के राज्यों में 26वां है प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से। और जम्मू कश्मीर, ये पुनर्गठन जो हुआ है उसके बाद का डाटा है। नेक्स्ट है बाल बजट। बाल बजट, बच्चों के लिए भी बजट, इसकी शुरुआत की गई थी कौन से बजट से, तो झारखंड राज्य में 2019-20 का जो बजट हुआ, तब से बाल बजट की भी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट फिश क्रेडिट कार्ड जारी किया गया है मछलियों के लिए। पहला मत्स्य क्रेडिट कार्ड, देश का पहला मत्स्य क्रेडिट कार्ड जारी किया गया है झारखंड राज्य के द्वारा। और झारखंड राज्य में सहकारी बैंक है, उसके द्वारा, झारखंड राज्य सहकारी बैंक के द्वारा देश का पहला मत्स्य क्रेडिट कार्ड या फिश क्रेडिट कार्ड जो है वो जारी किया गया है। उसके बाद झारखंड में लीड बैंक स्कीम के तहत लीड बैंक के रूप में SBI यानी भारतीय स्टेट बैंक 7 जिले में, इंडियन बैंक 2 जिले में और बैंक ऑफ इंडिया 15 जिले में काम कर रहे हैं, कार्यरत है। किसमें, तो लीड बैंक स्कीम के तहत। और लीड बैंक के रूप में ये लोग 7 जिले में SBI, 2 जिले में इंडियन बैंक और 15 जिले में बैंक ऑफ इंडिया काम कर रहा है। एक टेबल दिया हुआ है जिसमें कि श्रम शक्ति सहभागिता दर और बेरोजगारी का दर दिया हुआ है यहाँ पे। तो टोटल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें, टोटल ही। उसके अलावा आप इसको भी याद रख सकते हो, याद रहेगा तो, नहीं तो टोटल याद रखना ही है। जिसमें कि श्रम शक्ति सहभागिता दर जो है, और दर मतलब ये किस में वैल्यू रहेगा, प्रतिशत में। तो ये श्रम शक्ति सहभागिता दर 65.1% है टोटल, 65.1%। और बेरोजगारी दर जो है वो 3.4% है। ग्रामीण गांव वाले क्षेत्र में देखा जाए तो श्रम शक्ति सहभागिता दर जो है वो 69.4% है और बेरोजगारी दर जो है वो 2% है। शहरों में देखा जाए तो श्रम शक्ति सहभागिता दर 50.1% और बेरोजगारी दर शहरों में 9.8% है। पुरुषों में श्रम शक्ति सहभागिता दर 82.9% है और बेरोजगारी दर जो है वो 4.8% है। महिलाओं में श्रम शक्ति सहभागिता दर 47% है, जबकि बेरोजगारी दर जो है वो 0.8% है। ये भी 2022-23 झारखंड इकोनॉमिक सर्वे उस सोर्स से लिया गया है इस डाटा को। नेक्स्ट, वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2021 के अनुसार, यानी ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2021, उसके अनुसार देखा जाए तो झारखंड राज्य की कुल जनसंख्या जितनी है उसका 42.16% जो है वो निर्धनता रेखा, जो गरीबी रेखा है, पॉवर्टी लाइन है, उससे भी नीचे जीवन बसर करते हैं 42.16% लोग। और जो कि बिहार में कितना 51.91%, इसके बाद सर्वाधिक है। तो सबसे नीचे कौन है गरीबी रेखा में, बिहार है और उसके बाद झारखंड है।
बिहार में 51.91% लोग गरीबी रेखा से भी नीचे है, यानी 50% होता तो आधा लोग होते, उससे भी ज़्यादा, थोड़ा सा ज़्यादा लोग जो है वो गरीबी रेखा से नीचे हैं। और वही झारखंड में 42.16% लोग जो है वो निर्धनता रेखा से नीचे जीवन जीते हैं। ये 2021 का डाटा है उसके अनुसार। 2005-06 में यह आंकड़ा कितना था, तो 2005-06 में और भी ज़्यादा गरीबी था, गरीबी से नीचे था, 74.9% था उस टाइम 5-6 में। और 5-6 से लेकर 15-16 के बीच में देश में निर्धनता की संख्या में सबसे अधिक कमी झारखंड राज्य में 72 लाख लोग ही दर्ज की गई। इनके बीच में 2005-06 से लेकर 15-16 के बीच में ये इसकी जो संख्या है, निर्धनों की संख्या, वो सबसे अधिक कम हुआ है, जो कि 72 लाख लोग ही दर्ज किया गया है यहाँ पे निर्धनता रेखा से नीचे में। उसके बाद वैश्विक बहुआयामी जो निर्धनता सूचकांक 2021 है, उसमें झारखंड राज्य को कितना अंक प्राप्त हुआ है, जो 0.202 0.202 जो है अंक प्राप्त हुआ है। और ये ग्रामीण क्षेत्र में ये स्कोर कितना है, तो 0.246 और शहरी क्षेत्र में 0.067 ये अंक मिला है। ग्रामीण क्षेत्र में अलग स्कोर है, शहरी क्षेत्र में अलग है। टोटल वाला याद रखना है 0.202 अंक। उसके बाद जो वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2021 है, उसके अनुसार झारखंड में कौन सा जिला जो है वो निर्धन जिला है, तो सबसे ज़्यादा निर्धन जिला किसको बोला गया, चतरा जिला को सबसे निर्धन जिला के कैटेगरी में रखा गया है, जहाँ पे 60.74% जो है आबादी है वो बहुआयामी निर्धनता की शिकार है। तो चतरा जिला में सबसे ज़्यादा लोग निर्धनता रेखा में है। कितना प्रतिशत लोग हैं, 60.74% लोग। और उसके बाद चतरा जिले के बाद पाकुड़ जिला में भी निर्धनता है, उससे थोड़ा सा कम 60.66%। उससे थोड़ा सा कम पश्चिमी सिंहभूम में है 57.60%। फिर साहेबगंज में 55.93%। उसके बाद गढ़वा जिला में 53.26%। इस तरह से स्थान मिला है चतरा, फिर पाकुड़, फिर पश्चिमी सिंहभूम, फिर साहेबगंज, फिर गढ़वा। उसके बाद इसमें यदि देखा जाए सबसे कम निर्धन लोग कौन सी जिले में है झारखंड में, तो सबसे कम गरीब लोग, निर्धन लोग पूर्वी सिंहभूम में है। और वहाँ पे जनसंख्या का 23.99% हिस्सा ही गरीब है। यहाँ पे पूर्वी सिंहभूम में कितना प्रतिशत लोग गरीब है, 23.99% ही। और उसके बाद देखा जाए पूर्वी सिंहभूम के बाद उससे थोड़ा सा कम रांची जिला में है। सबसे कम निर्धनता इसके बाद रांची जिला में है, जो कि 27.7% है। राज्य में नगरीय विकास 2000 जनगणना जो 2011 में हुआ है लास्ट जनगणना, तो उसी के अनुसार कुल जनसंख्या का 24.05% जो है वो नगरीय क्षेत्र में निवास करते हैं। टोटल जनसंख्या जितनी है झारखंड में, उसका 24.05% लोग नगरीय क्षेत्र में निवास करते हैं, जबकि जो नेशनल लेवल है, राष्ट्रीय स्तर पर, उस पर यह आंकड़ा कितना है, 32% है। नेशनल स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर ये आंकड़ा 32% है। और वही जनगणना 2011 के अनुसार ही कुल शहरों की संख्या झारखंड में कितनी है, 228 शहर है झारखंड में। और उसी को यहाँ पे वर्गीकृत किया गया है श्रेणियों में। पहला है 10 लाख से अधिक लोग यदि किसी एरिया में है, तो उस क्षेत्र को मिलियन शहर कहा जाता है। 10 लाख से अधिक लोग जहाँ पे है, जिस शहर में है, उसको मिलियन शहर की श्रेणी में रखा गया है। और इसके अंतर्गत 2-3 शहर है मिलियन शहर के अंतर्गत, जिसमें कि जमशेदपुर है, रांची है और धनबाद है। जमशेदपुर, रांची और धनबाद। उसके बाद 1 लाख से लेकर 10 लाख के लोग यदि जनसंख्या के लोग जो रहते हैं, उसको क्लास प्रथम शहर के श्रेणी में रखा गया है, क्लास 1 शहर, जिसमें कि 7 है। इस तरह से शहर कितने हैं, 7 शहर है। 50,000 से लेकर 1 लाख के बीच जो जनसंख्या है वो क्लास 2 शहर के अंतर्गत है। और उसमें 12 है शहर ऐसे
फिर आता है उसी तरह से 20,000 से लेकर 50,000 जनसंख्या तो क्लास 3 शहर जिसमें कि 39 शहर है। 10,000 से लेकर 20,000 जनसंख्या तो क्लास 4 शहर जिसमें 48 शहर है। 5,000 से लेकर 10,000 क्लास 5 शहर में, और इसमें आपकी शहरों की संख्या है 90। फिर 5,000 से यदि कम जनसंख्या है तो क्लास 6 शहर है जिसमें कि 29 इसकी जो संख्या है शहरों की संख्या 29 है। इस तरह से टोटल जो शहर हो गए वो 228 हो गया। 2011 का जनगणना के अनुसार देखा जाए तो शहरी क्षेत्र में जो गंदी बस्ती है जिसको स्लम भी कहा जाता है उसकी कुल आबादी कितनी है। तो शहरी क्षेत्र में गंदी बस्तियों में जो कुल आबादी है, कुल जनसंख्या है वो 3,72,999 है। 3,72,999। और इनमें से जो गंदी बस्ती की सबसे ज़्यादा आबादी है वो कौन से श्रेणी में है। तो क्लास 1 जो शहर है जहाँ पे 1 लाख से लेकर 10 लाख के लोग जनसंख्या के लोग हैं, इतनी जनसंख्या है क्लास 1 शहर में, और वहाँ पे ही गंदी बस्ती की सबसे ज़्यादा आबादी है। और सबसे कम आबादी गंदी बस्ती की कहाँ पे है। तो जो क्लास 5 शहर है जिसमें कि 5,000 से लेकर 10,000 जनसंख्या है वो सबसे कम आबादी वाला है गंदी बस्तियों की। नेक्स्ट है गंदी बस्ती की कुल आबादी में 35% जनसंख्या जो है वो पढ़े लिखे नहीं है, अशिक्षित है। गंदी बस्तियों में जितनी भी जनसंख्या है, आबादी है, उसका 35% लोग जो है वो अनपढ़ है, अशिक्षित है। और उसमें जबकि कार्यरत जनसंख्या मात्र जो है वो 68% है। काम करने वाले लोगों की जो जनसंख्या है वो मात्र 68% है। नेक्स्ट आर्थिक समृद्धि दर, इकोनॉमिक जो ग्रोथ रेट है वो सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी जो है वो 6.7% है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद इसका रेट कितना है तो 6.7%। उसी तरह से सकल राज्य मूल्य वृद्धि, ये आपका जीएसवीए यानी ग्रोस स्टेट वैल्यू एडेड, ये 5.6% है। ये आंकड़ा कब का है 2019-20। उसके बाद क्षेत्रवार समृद्धि, कृषि क्षेत्र में 2.5%, खनन और उत्खनन क्षेत्र में 1.8%, जो प्राथमिक क्षेत्र है यानी कि कृषि और उससे रिलेटेड क्षेत्र और खनन और उत्खनन से रिलेटेड क्षेत्र, ये प्राथमिक क्षेत्र में इसका प्रतिशत कितना है 2.2। समृद्धि जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो 2.2% है। जो द्वितीय क्षेत्र उद्योग से रिलेटेड है वो 4.9%, और उद्योग क्षेत्र में जैसे कि द्वितीयक भी हो गया और खनन व उत्खनन इसको भी जोड़ दिया गया है, और इस क्षेत्र में 4.3% समृद्धि रेट है। जो तृतीय क्षेत्र है सभी प्रकार की सेवाएं इसके अंतर्गत आता है, इसमें जो ग्रोथ रेट है समृद्धि दर है वो 7.9%। इधर डिपेंडेंसी रेशियो निर्भरता अनुपात 2018-19 का डाटा, और कितना है 58%। डिपेंडेंसी रेशियो 2018-19 का, लास्ट डिपेंडेंसी रेशियो कितना का मिला है 18-19 का डाटा है जो कि 58% है। झारखंड बजट जो कि अभी अगला साल यानी 23-24 के लिए जो प्रमुख तत्व है उसमें कितनी करोड़ की राशि का आवंटन किया गया है। तो राजस्व प्राप्ति के लिए इतना करोड़, पूंजीगत प्राप्तियों के लिए इतना करोड़ का बजट पास किया गया है, जिसमें कुल प्राप्ति जरूरी है। कुल प्राप्ति कितना हो रहा है तो ये आपका 1,16,418 करोड़, 1,16,418 करोड़ कुल बजट पास किया गया है। उसके बाद आपका कुल व्यय भी उतना हो रहा है, जिसमें कि राजस्व व्यय इतना होगा, पूंजीगत व्यय इतना होगा, इतना मिला है राजस्व व्यय जिसमें से खर्चा इतना, पूंजीगत प्राप्तियां इतना मिला, इतना का बजट पास किया गया जिसमें से पूंजीगत व्यय जो है खर्चा जो है वो इतना है। इस तरह से टोटल मिला के आपका कुल खर्चा भी, ये जो टोटल बजट पास किया गया वो टोटल इसका खर्चा भी होगा, इसका कुल व्यय भी इतना। राजस्व घाटा होगा इतना का, और जो कि प्रतिशत में देखा जाए तो 3.40% का घाटा होगा।
और प्रभावी राजस्व घाटा कितना होगा, तो इतना रुपये का घाटा है, जिसमें प्रतिशत में देखा जाए माइनस, यानी घाटा की वजह से यहाँ पे माइनस साइन दिया हुआ है, तो 4.91%। तो राजकोषीय घाटा देखा जाए तो ये इम्पोर्टेंट है, 11,674। ये आपका इतना वैल्यू जो है सारा करोड़ में है, सारा राशि जो है वो करोड़ में है, तो इतना करोड़ का राजकोषीय घाटा और 2.76% का घाटा यदि दर देखा जाए तो। प्राथमिक घाटा इतना है, प्रतिशत में इतना है। उसके बाद 11वीं और 12वीं जो पंचवर्षीय योजना है उसमें झारखंड, तो पहला है जो प्राथमिक क्षेत्र है यानी कृषि से जुड़ा हुआ क्षेत्र, उसमें वृद्धि दर प्राइमरी सेक्टर, इसमें 11वीं योजना में लक्ष्य कितना है, 6.3% लक्ष्य है। और 11वीं योजना में लक्ष्य प्राप्ति कितना, तो 7.8% लक्ष्य की प्राप्ति। जो 12वीं योजना है उसमें लक्ष्य है 6.5%। उसी तरह से द्वितीय क्षेत्र की वृद्धि दर 12% और इतना, इस तरह से तीनों सेक्टर का, कृषि से जुड़ा हुआ क्षेत्र, दूसरा क्षेत्र हो गया द्वितीय क्षेत्र जो कि उद्योग से जुड़ा हुआ क्षेत्र, और तृतीय क्षेत्र यानी सभी प्रकार की सेवाओं से जुड़ा हुआ क्षेत्र, उन सभी में वृद्धि दर दिया हुआ है प्रतिशत में। 11वीं और 12वीं जो पंचवर्षीय योजना है उसमें जो लक्ष्य है और कितना प्राप्ति हुआ है वो दिया हुआ है। 12वीं का बस लक्ष्य है, उसकी प्राप्ति का डाटा अभी तक आया नहीं है। तो इस तरह से लक्ष्य था 9.8%। सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर में लक्ष्य था 9.8%। इम्पॉर्टेंट बस है जो टोटल है बस यही वाला, ये सब उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। और लक्ष्य की प्राप्ति हुआ है 7.2% की वृद्धि दर प्राप्ति हुआ है। इसमें लक्ष्य है 10% का, ये कितना मिला है पता नहीं है, अभी तक इसका डाटा आया नहीं है। नेक्स्ट टेबल है विभिन्न क्षेत्रों की संवृद्धि दर, GR ग्रोथ रेट और GSVA में योगदान यानी ग्रोस स्टेट वैल्यू एडेड में योगदान। इन दोनों क्षेत्र में आपका अलग अलग जो 3 क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, इन तीनों में इन 2 टर्म जो है इसमें कितना कितना प्रतिशत का योगदान रहा है। जैसे कि प्राथमिक क्षेत्र, इसमें ग्रोथ रेट का प्रतिशत है 8.8%। कृषि और उससे जुड़े हुए क्षेत्र में ग्रोथ रेट कितना हुआ है, तो 8.8% का संवृद्धि दर हुआ है। और जो GSVA में योगदान है इसका 21.8% का इसमें GSVA में योगदान है। द्वितीय क्षेत्र उद्योग और उससे जुड़ा हुआ जो क्षेत्र है उसमें 7% का ग्रोथ रेट और 33.6% का GSVA में योगदान। तृतीय क्षेत्र यानी सभी प्रकार की सेवाओं वाले क्षेत्र में 7.5% का संवृद्धि दर हुआ है, ग्रोथ रेट हुआ है, और GSVA में इसका योगदान रहा है 44.6%। पहला चैप्टर यहीं तक है, आज के लिए इतने ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। थैंक यू।